फ्रेंड्स, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनिलिडा में फेरेटिमा पास्थोमा। और इस पार्ट 4 की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरेटिमा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कोकून फॉर्मेशन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज, कलर और लोकोमोशन के बारे में, फेरेटिमा का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। और इस पार्ट 4 की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो पार्ट 1, 2, 3 की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। अर्थवर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। और अर्थवर्म द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी होते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको मोनेसियस या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब क्या है द्विलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट का? हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगाश्रयी का मतलब है कि एक ही शरीर में फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना। ठीक है, इसमें अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग नहीं पाए जाते हैं। एक ही प्राणी में, एक ही जंतु में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं, तो इसलिए ये द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी कहलाते हैं। और इसके बाद भी देखिए, इसमें स्वनिषेचन नहीं कर सकते हैं। जब स्पर्म और एग्स एक ही शरीर में डेवलप हो रहे हैं, इसके बाद भी ये स्वनिषेचन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये पुंपूर्वी यानी कि प्रोटेंड्रस होते हैं। पुंपूर्वी का मतलब क्या है? पुंपूर्वी का मतलब है कि जो इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाएंगे। जो स्पर्म है इसके, वो पहले मैच्योर हो जाएंगे। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो एक्स हैं, वो बाद में मैच्योर होते हैं। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है? पुंपूर्वी, प्रोटेंड्रस कहलाता है। तो इस कारण से इनमें क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए, इसी में से एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन गए। 3 क्वेश्चन इसी से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन बन गया कि अर्थवर्म में यानी कि फेरेटिमा में किस प्रकार का जनन होता है। तो इसमें किस प्रकार का जनन होता है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि अर्थवर्म एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। तो अर्थवर्म द्विलिंगी होते हैं या उभयलिंगी इसी को कहते हैं। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि अर्थवर्म में किस प्रकार का निषेचन होता है। तो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि पर निषेचन पाया जाता है। अब इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, टेस्टिस सैक, सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्मिडुकल फनल्स, वासा डिफरेंसिया, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ओवरीज, ओविडकल फनल्स, ओविडक्ट्स और स्पर्मैथिका। चित्र में देख लेते हैं इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले नर जननांग की बात करें अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो टेस्टिस छोटे सफ़ेद 2 जोड़ी टेस्टिस होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा 10वें तथा दूसरा 11वें सेगमेंट में स्थित होता है। चित्र में हम देख रहे हैं ये जो 2 छोटी छोटी आकृतियां दिख रही हैं बैगनी कलर की, ये हैं टेस्टिस। हिंदी में बोलेंगे ब्रसण। एक जोड़ी ऊपर और एक जोड़ी ये नीचे, तो टोटल कितनी हो गई? 2 जोड़ी हो गई। अब इसमें से ये क्वेश्चन होगा कि ये किस सेगमेंट में स्थित होते हैं। सेगमेंट में तो ये टेस्टिस 10वें और दूसरा जो होता है वो 11वें, तो 10वें और 11वें सेगमेंट में ये स्थित होते हैं। अब इसके बाद है टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक है वो 10वें तथा 11वें खंडों में आहार नाल के नीचे स्थित होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिस सैक के अंदर एक जोड़ी टेस्टिस और एक जोड़ी सिलिएटेड स्पर्मिडुकल फनल्स बंद रहते हैं। ये अपने से पिछले खंडों में स्थित सेमिनल वेसिकल से भी जुड़े रहते हैं। कौन से हैं टेस्टिस सैक? तो चित्र में हमको ये दिखाई दे रहे हैं, ये टेस्टिस सैक है, जो इसमें ये अंदर की तरफ ये लगे हुए हैं टेस्टिस सैक। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्रमशः 11वें और 12वें सेगमेंट में स्थित होते हैं। कौन कौन से हैं सेमिनल वेसिकल्स? ये आसमानी कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये 11वें और 12वें सेगमेंट में स्थित होते हैं। इसके बाद है स्पर्मिडुकल फनल्स। हिंदी में बोलेंगे इसको शुक्रवाहिनी कीप। 2 जोड़ी स्पर्मिडुकल फनल्स टेस्टिस के ठीक पीछे स्थित होते हैं।
कहाँ पर है ये? तो चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये फनल्स। तो इसको कहते हैं स्पर्मिडुकल फनस। शुक्रवाहिनी कीप, 2 जोड़ी स्पर्मिडुकल फनल्स टेस्टिस के ठीक पीछे स्थित होते हैं और कोषों में बंद रहते हैं। इसके बाद है वासा डिफरेंशिया। ये वासा डिफरेंशिया है, इसको बोलेंगे हिंदी में शुक्रवाहक। प्रत्येक कीप से पीछे की ओर एक पतला सिलिएटेड धागे के समान वासा डिफरेंस निकलता है। फिर इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। सफेद रंग की चपटी ठोस अनियमित आकार की एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। कहाँ पर? ये जो रुई के समान हमको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये किस सेगमेंट में स्थित होती है? तो ये 16वें 17वें खंड से लेकर के 20वें या 21वें सेगमेंट तक आहार नाल के दाएं बाएं स्थित रहती हैं। फिर इसके बाद है एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां कौन सी हैं? ये जो गोल गोल सी आकृति हमको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड। ये ग्रंथियां कई वाहिनियों द्वारा 17वें तथा 19वें खंडों पर मध्य अधर रेखा के दोनों ओर स्थित 2 जोड़ी जननी पैपिलियों पर बाहर खुलती हैं। और फिर इसके बाद इनसे जो निकलने वाला सीक्रेशन है वो संभवतः कॉपुलेशन के समय 2 केचुओं को मिलने में सहायक होता है। यानी कि जो एक्सेसरी ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या है? तो जब कॉपुलेशन होगी, जब मैथुन क्रिया होगी, तो उस समय जब 2 केचुओं को मिलने में जो सीक्रेशन होता है, उस सीक्रेशन को जो होती है ये ग्लैंड्स, उसको स्रावित करने का काम करती है। तो 2 केचुओं को मिलने में सहायता प्राप्त होती है, इस वजह से सहायक ग्रंथियां कहते हैं इनको। इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरीज। ओवरीज कहाँ पर है? तो ये जो चित्र में हम देख रहे हैं ये है ओवरीज, येलो कलर की जो दिखाई दे रही हैं। ये किस सेगमेंट में स्थित होती हैं? तो ये 13वें खंड में एक जोड़ी सफेद अंगुलाकार ओवरी होती हैं। इसके बाद है अंडवाहिनी कीप, ओविडकल फनल्स। ओविडकल फनल्स, ये ओविडकल फनल्स कीप के आकार का है, तो इसी वजह से इसको कहते हैं अंडवाहिनी कीप। और ये 13वें खंड में प्रत्येक ओवरी के ठीक नीचे बड़ी प्लेट के समान एक अंडवाहिनी कीप होती है। फिर है ओविडक्ट्स, इसी को हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनियां। ये ओविडक्ट्स हैं। तो दोनों ओविडक्ट्स पीछे की ओर बढ़कर 13वें और 14वें खंडों के पट को पार करके 14वें खंड में तंत्रिका रज्जु के नीचे परस्पर मिल जाती हैं और एक अति छोटी कोमल ओविडक्ट बनाती हैं। यह कॉमन ओविडक्ट मादा जननी छिद्र द्वारा अधर तल पर बाहर खुल जाती हैं। फिर इसके बाद है इंपॉर्टेंट है शुक्रग्राहिकाएं। शुक्रग्राहिकाएं इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्पर्मैथिका। स्पर्मैथिका, ये जो आकृतियां हम देख रहे हैं ये कहलाती हैं स्पर्मैथिका, शुक्रग्राहिकाएं। ये 4 जोड़ी छोटे छोटे फ्लास्क के आकार की त्वचा की संरचनाएं होती हैं जिन्हें शुक्रग्राहिकाएं या स्पर्मैथिका कहते हैं। मैथुन जो क्रिया होती है, जो कॉपुलेशन क्रिया होती है, उसके अंतर्गत एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म से स्पर्मैथिका में स्पर्म प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो इसका फंक्शन है वो क्या है? स्पर्म को प्राप्त करने का। इसके बाद देखें इसका कॉपुलेशन कैसे होता है, मैथुन क्रिया। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। चूंकि दोनों एक ही बॉडी में दोनों मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स हैं, इसके बाद भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस जो कॉपुलेशन की क्रिया होगी तो उसमें एक अर्थवर्म के जो स्पर्म होंगे वो कॉपुलेशन प्रक्रिया द्वारा दूसरे अर्थवर्म में स्थानांतरित होते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, 2 केचुए अपनी अधर सतहों से इस प्रकार मिलते हैं कि उनके जो अगले छोर हैं वो विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, दोनों के विपरीत दिशा में होते हैं इनके मुंह जो होते हैं अगले छोर। और एक नर के जो जननिक छिद्र हैं दूसरे के शुक्रग्राहिका छिद्र के सम्मुख हो जाते हैं। इसके पश्चात नर जननिक छिद्र के चारों ओर का भाग उभर कर एक पैपिला का निर्माण कर लेता है। और फिर जब ये पैपिला का निर्माण कर लेता है तो एक केचुए की ये पैपिलिया पीछे से आगे की ओर को दूसरे केचुए के एक के बाद दूसरे शुक्रग्राहिका छिद्रों में प्रवेश करती है
और फिर जो स्पर्म होता है वो स्पर्म सहित स्पर्मेटिक फ्लूइड एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड का विसर्जन कर देती है, जो शुक्र ग्राहिका में संचित कर लिए जाते हैं। जो स्पर्मेथिका अभी हमने देखा, तो वहां पर स्पर्मेथिका में वो संचित कर लिए जाएंगे, इकट्ठे कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद है इसका कोकून फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कोकून फॉर्मेशन, कोकून का बनना। तो इसमें बहुत सिंपल इसका डेवलपमेंट होता है। तो जो क्लाइटेलम की जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा एक लसीला और जिलेटिनी पदार्थ की भांति सीक्रेशन होता है, जो क्लाइटेलम के चारों ओर एक चौड़ा कलामय पट्टा, बोलेंगे इसको बैंड, बना देता है। और फिर यह बैंड वायु में खुला होने पर धीरे धीरे एक टफ परंतु लचीली नली के रूप में कठोर हो जाती है और अंत में फिर यही कोकून कहलाती है, या इसी को क्या बोलते हैं, अंड संपुट बन जाती है। ये जो हम चित्र में देख रहे हैं, ये इस प्रकार का डेवलपमेंट ये कहलाएगा कोकून। और फिर मादा जननिक छिद्र से जो अंडाणु होते हैं और शुक्र ग्राहिकाओं से पहले से संचित दूसरे केचुए के शुक्राणु निकलकर भर जाते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था कि जो स्पर्मेथिका में जो शुक्राणुओं का संचन हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो पहले से संचित जो शुक्राणु हैं दूसरे केचुए के शुक्राणु निकलकर भर जाते हैं, अतः क्रॉस फर्टिलाइजेशन निश्चित हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या है, जाइगोट बन जाता है। अब इसके अगर परिवर्धन की बात करें, डेवलपमेंट की, तो बहुत ही सिंपल होता है, साधारण इसका परिवर्धन है। इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्धन होगा, तो एक कोकून में कितने ही निषेचित अंडे हो सकते हैं, परंतु उनमें से केवल एक भ्रूण इम्ब्रियो का ही पूर्ण परिवर्धन होता है। और यह परिवर्धनशील जो इम्ब्रियो है वो दूसरे अंडों और कोकूनों में पहले से ही संचित जो एल्ब्यूमिन है के मूल्य पर वृद्धि करता है। और फिर इसके बाद विकासशील इम्ब्रियो के अलावा जो शेष अंडे हैं वो नर्स सेल्स की भांति कार्य करते हैं। और फिर इसके बाद जब क्लीवेज होगा, विदलन होगा इसका, तो वो होलोब्लास्टिक एवं असमान होता है और बिना किसी स्वतंत्र लार्वा अवस्था के जो डेवलपमेंट होगा वो बिल्कुल सीधा होता है, कोई लार्वा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद जो ब्लास्टुला है उसकी दो कोशिकाएं जिन्हें मीजोब्लास्ट कहते हैं से मीजोडर्म का विकास होगा। और फिर कोशिकाओं के विभाजन के बाद जब 2 या 3 सप्ताह में एक शिशु अर्थवर्म, एक छोटा वयस्क जो केचुआ है वो निकलता है, पूर्ण वृद्धि कर जाता है और वह रेंग कर कोकून से बाहर आता है। और जब ये कोकून से बाहर आता है तो ये बिल्कुल एडल्ट के समान ही लगता है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं रहता कि बिल्कुल छोटा हो, जैसे कि वयस्क एडल्ट होता है बिल्कुल उसी के समान ही वो कोकून से बाहर निकलता है। तो ये इसका डेवलपमेंट है, परिवर्धन है। फिर इसके बाद है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो केचुए होते हैं उनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। किन किन चीज़ों में? सबसे पहले तो है इसका प्रलोभक और भोजन की भांति। प्रलोभक और भोजन की भांति का मतलब क्या है कि जैसे विश्व भर में जब मछलियां पकड़ते हैं फिशिंग के लिए, तो इनको क्या करते हैं, प्रलोभक की भांति उपयोग किया जाता है। छड़ी में फंसा करके इनको मछली पकड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्रलोभक और भोजन की भांति। फिर इसके बाद है कृषि में, इन एग्रीकल्चर। ये सबको पता है कि कृषि में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये किसान के अच्छे मित्र होते हैं क्योंकि ये निरंतर मिट्टी में क्या करते हैं, बिल बनाते रहते हैं और जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में जो भी बायोलॉजी की क्लासें होती हैं तो उसमें जब विच्छेदन की क्रिया की जाती है तो उसके लिए इनका बहुत ज़्यादा ही यूज किया जाता है। केचुए आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और विच्छेदन क्रिया के लिए इनका जो परिमाण होता है वो भी बड़ा होता है, इसलिए आसानी होती है और इन्हें प्रयोगशाला में अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो आपको समय से प्राप्त होती रहे।